आफ्टर कंप्लीटिंग दी डिजिटल लॉ वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्सिंग लॉ। ठीक है, मिक्सिंग लॉ क्या होता है? मिक्स से समझ आ रहा है कि कोई भी एक सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसमें दो कंपाउंड्स मिक्स करते हैं, एक सोल्यूट इन एक सॉल्वेंट, तब जाके हमारा सोल्यूशन मिलता है ना, वही चीज़। बस इसमें क्या होता है, सपोज़ कि हम एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, एक बीकर लेते हैं, उसमें पहले से सोल्यूशन है। ठीक है, उसकी जो फाइनल जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, M1V1। ठीक है, दोबारा मिक्स किया हमने कुछ इसमें दोबारा से कुछ मिक्स किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसके बाद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, M2V2। इसके बाद में जितनी बार भी हम मिक्स करते जाएंगे उसका वॉल्यूम निकालते जाएंगे, अपॉन में उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारा मिक्सिंग का लॉ बन गया और इसका फॉर्मूला होता है M फाइनल। ये मोलारिटी के लिए होता है, ये नॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 जितनी बार हम करेंगे उतनी बार। ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2 V3 V4। ओके, ये था हमारा मिक्सिंग लॉ। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, आपको जब समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और ठीक है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, तो मेरे साथ वीडियो देखते जाना। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। भाई यहीं से जो 12th का मेन बेस है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है 12th का चैप्टर। अभी तक तो हम जितना भी पढ़ रहे थे वो 11th का बेस था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। बस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है। एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर भी फिनिश होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, आइडियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, जिसको हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी प्रॉपर्टी, ये क्या है, सारी सॉलिड की सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं और अभी हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले कि गैसेस और लिक्विड में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वो क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, रैंडम ब्राउनी मोशन। ठीक है, रैंडम ब्राउनी मोशन सिमिलर होता है दोनों में, और मैक्सवेल बोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे वो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी PV = nRT वाली, वो वाली इक्वेशन हम गैसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट करके। ठीक है, अभी हम यूज़ करेंगे ऑस्मोसिस में, तब देखेंगे वो चीज़। ठीक है, नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, वॉलेटिलिटी, मतलब कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो क्या होता है, ये सॉल्वेंट विच वेपराइज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जो लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट वेपराइज करने लगते हैं। देखो हाई टेम्परेचर पे तो कोई भी सॉल्वेंट वेपराइज करेगा, बट एट लो टेम्परेचर, ठीक है, वेपराइज करने लगते हैं सॉल्वेंट, उसी को कहते हैं हम वॉलेटिलिटी। ठीक है, पर देखो इसमें भी दो टर्म्स आते हैं, एक इवापोरेशन, एक कंडेंसेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन इज द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज। ठीक है, कि इसमें क्या, इवापोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड फेज में कोई चीज़ रखी होती है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैसियस फेज में, मतलब सॉरी गैसियस में नहीं, वेपर फेज में चेंज हो जाती है वो। ठीक है, किस में चेंज होती है, वेपर फेज में चेंज होती है। बेस्ट एग्जांपल इसका पेट्रोल। ठीक है, लोग कहते हैं पेट्रोल को खुला मत रखो, उड़ जाएगा। इसलिए उड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर एवोपोरेटिंग होती रहती है और वो वॉलेटाइल, उसकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा वॉटाइल होता है। ठीक है, इसीलिए वो उड़ जाता है, मतलब लिक्विड से किस में चला जाता है, वेपर के फेज में। ठीक है, ये था हमारा इवापोरेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वेपर फेज इनटू लिक्विड फेज। इसमें क्या, अभी हमने इवापोरेशन में पढ़ा था कि लिक्विड से वेपर में होता है, इसमें क्या होगा, वेपर से लिक्विड फेज में होगा चेंज। ठीक है, लिक्विड से वेपर फेज में होगा चेंज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप ये जो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की वो समझ में आई होगी, वॉलेटाइल वाली। ठीक है, इसमें भी दो टर्म्स आता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। इसमें कुछ है नहीं वैसे, जो सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर पर वेपराइज करना शुरू करते हैं उन्हीं को बोलते हैं वॉलेटिलिटी, बस।
द प्रेशर, अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। द प्रेशर exerted by the vapor phase at equilibrium at a given temperature is called vapor pressure of the liquid। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे जब वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, कौन, वेपर प्रेशर, वेपर फेज, ताकि वो किसी लिक्विड में दूसरी स्टेट में चेंज हो पाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में होगा तभी ये होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिस स्पीड से वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है उसी स्पीड से वो वेपर से लिक्विड में भी चेंज होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही था हमारा द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग वेपर प्रेशर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेनरीज लॉ पढ़ने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है वो हम जानते हैं, दैट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, द मास ऑफ डिजॉल्व गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस विद विच इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि जितना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जितना ये है, ठीक है, इसके हम अगर देखो, अगर इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना इसका प्रेशर बढ़ाएंगे उतना इसका मास भी जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर प्रेशर कम करेंगे तो मास भी कम हो जाएगा हमारा। बस यही है हमारा हेनरीज लॉ में। ठीक है, इसका ग्राफ देखो, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही तेज़ी से हमारा जो है मास भी बढ़ेगा, इसीलिए मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये था हमारा हेनरीज लॉ। बट ये कैसे में होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिस स्पीड से हमारा मास तेज होगा उसी स्पीड से हमारा प्रेशर भी, जिस स्पीड से हम प्रेशर करेंगे ना उस पर, तो उसी स्पीड से हमारा मास भी तेज होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यही था हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, दैट कि हेनरीज लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ डिजॉल्व गैस in a given volume solvent is proportional to the pressure of the gas with which it is in equilibrium। ठीक है, as constant temperature mass of gas is directly proportional to pressure of दी गैस। ओके, ना अब हम इसके अभी सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स पढ़ेंगे, जो है हेनरीज लॉ। अभी दोबारा से हम पढ़ेंगे पूरा ड्राइव करके, उसके बाद हम एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कि कहाँ का एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ। ओके, ना अभी तक हमने पढ़ा था कि हेनरीज लॉ क्या होता है, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज, ये अभी हमने पढ़ा था। अब ये देखते कि टेम्परेचर और प्रेशर एट कांस्टेंट की बात कर रहे थे अब हम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते और प्रेशर को कम कर देते तब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि गैस प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू गैस का, जो देखो जो चीज़ हमने अभी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में पढ़ा था कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसी फेज में हमारा सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। अगर गैस हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट, लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों है, बट जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन भी निकल के आएगा वो होगा गैसियस फॉर्म में। तो ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली कैटेगरी, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन लेसर नंबर ऑफ गैस मोल्स। ठीक है, अगर हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और जो इक्विलिब्रियम का पूरा सेट है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, ये तो रही प्रेशर की बात। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एन एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, अब हम ये देखो, ऑन
डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट जो हमारा जो पूरा सेटअप है वो किस तरफ पे हो जाएगा, आगे की डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिलीज हो गया, एक्सोथर्मिक चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो टेम्परेचर को घटाने में हमारा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक चेंज में। और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कम है, ठीक है। नाउ वी विल, इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हेनरीज लॉ कैसे लिखते हैं डेविएशन में, ठीक है। ऐसे पता है हमें, एक्स क्या, मोलैरिटी इक्वल्स टू पी, ठीक है। जब इसको ये वाला साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा के एच, मतलब, ठीक है, हेनरीज मोल इसको बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा के एच एक्स, ठीक है। बट कुछ लोग पता है इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू के एच पी। बट ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये लिखोगे तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए जो ऐसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे लिखना, वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे करना, ठीक है। जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। अब x हमें पता है, जब हम कोई भी ये वाला साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, x इक्वल्स टू के एच पी, ठीक है। p इक्वल्स टू 1/k, ठीक है। इधर शिफ्ट हो जाएगा k/h इंटू एक्स, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया इधर। अब इसके बाद ये हमारे पास शिफ्ट होने के बाद ये आ जाएगा। ये राइट मेथड है हेनरीज लॉ को लिखने का। बाकी अगर आप इसको उल्टा वे में एक्स को पी की जगह लिखोगे तो वो हेनरीज लॉ नहीं होगा, वो कुछ और होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसी को हेनरीज लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि उसका वो क्या होता है, जैसे आपने अभी आइडियल सोल्यूशन, आइडियल गैस की सोल्यूशन पढ़ी थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, उसका डेविएटिंग, वैसे ही इसका भी है, ठीक है। बट हमें ये याद रखना है कि ये एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, हमें एक्स की जगह क्या लिखना है, पी, ठीक है। पी इक्वल्स टू के एच एक्स होगा, ओके। ये है हमारा हेनरीज लॉ ना। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किस किस जगह पे हेनरीज लॉ लगता है, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पे हेनरीज लॉ लगता है, ठीक है। इसका आप एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करते जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल, ओके। वहाँ पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। सो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड रिड्यूस विच इज़ कॉल्ड एक्सोनिया, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एक्सोनिया, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ रोल्ट लॉ, ठीक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2-3 तो याद ही कर लोगे आप, ठीक है। मैंने 3 ही लिखाई हैं इसलिए, ठीक है। ये मेरे खुद के हैंड नोट्स है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे रूल्ड लॉ। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्ड लॉ, लेट्स सी व्हाट इज दिस। आफ्टर हेनरीज लॉ वी विल डिस्कस अबाउट गोइंग टू रूल्ड लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्ड लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज, ठीक है। मतलब ये देखो, इट इज़ एप्लीकेबल टू आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे कि आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं। जो रूल्ड लॉ और हेनरी लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को आइडियल सोल्यूशंस कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनको नॉन आइडियल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो रूल्ड लॉ क्या होता है कि देखो, जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, कोई किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, वो भी किस फेज में, लिक्विड फेज में, ठीक है। जो वेपर प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन,
ये हमारा रूल्ड लॉ, जैसे हेनरीज लॉ था वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस था, वैसे ये भी है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो हमारे पास कोई दो सोल्यूशन है, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी। ठीक है, इसको हमने इसमें मिक्स किया, इसको हमने इसमें मिक्स किया, दोनों मिक्स हो गए। देखो ये तो प्योर है, ये भी प्योर है, प्योर ए हो गया, ये प्योर बी हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन इन दोनों को मिला के बना, इसलिए ये प्योर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्योर है लिक्विड वेपर। और ये देखो पी ए, हम इसको सपोज कर लेते हैं प्योर पी ए पी बी। ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का साइन क्या था, एक्स। ठीक है, एक्स था तो इसका हम एक्स कर लेंगे। ठीक है, देखो ये पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, देन पी वी इज़ ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था, रूल में यही हमें बता रहा था कि जो वेपर प्रेशर होता है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो पी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू एक मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये नॉट इसलिए लगा है ताकि हमें पता चले कि ये प्योर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे पी टी। इसका अब हम टोटल प्रेशर जब निकालेंगे तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम पी ए प्लस पी वी करेंगे, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो किससे तैयार हुआ है, एक तो ए वाले सॉल्वेंट से, एक बी वाले सॉल्वेंट से, इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। और पी ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, पी ए प्योर क्या थी हमारे पास, प्योर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, ये थी हमारे पास पी और वी की वैल्यू। ठीक है, इसको लगा देंगे हम। देखो पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी वी। अब पी ए की जगह और पी वी की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी वी इंटू एक्स बी। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, किसकी, रूल्ड लॉ की। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमने अभी पढ़ा था एक्स, अभी मोल फ्रैक्शन में एक्स बी इक्वल्स टू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी हेल्प से अगर हम कुछ निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। ये हमारे पास एक्स की होगी तो इसका पूरा टर्म कैसे आ जाएगा, एक्स ए में आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। इसके बाद हमने ये अप्लाई किया। इसके बाद अप्लाई करने के बाद हमने टोटल फिर से निकाला, वो क्या था, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इन प्लस पी वी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रूल्ड लॉ। ओके, ये इक्वेशन देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा है बट ये बहुत इजी है। जैसे हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जैसे दो सोल्यूशन थे हमारे पास, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, दोनों प्योर स्टेट में थे, क्योंकि उसमें कुछ हमने डिजॉल्व नहीं किया था, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट था वो। ठीक है, इसलिए ये प्योर पी ए हो गया, पी वी हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ दैट। ठीक है, अब सोल्यूशन हमें पता है, दो चीज़ों को, दो कंपोनेंट से मिक्स करने से हमें सोल्यूशन मिलता है। तो पी वी को मिक्स करेंगे, पी ए को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसमें लगाएंगे। अभी हमने रूल्ड लॉ में क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पी ए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देन हम इसकी हेल्प से पी ए और पी बी की वैल्यू निकालेंगे। पी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए। ठीक है, ये इसका प्योर फॉर्म है, इंटू एक्स ए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, पी भी ऐसे आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर हम निकालेंगे तो पहले तो सिंपल तरीके से लिख लेंगे पी ए प्लस पी वी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पी टी इक्वल्स टू जो हमने पी ए की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी वो रखेंगे, पी वी की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी वो रखेंगे। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो फिर उसके बाद इसको और ईजी वे में इसको अप्लाई करने से हमारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको और ईजी बनाने के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, दैट इज़ एक्स बी
एक्स ए एक्स बी इक्वल्स टू 1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब इस चाहे हमें इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। अब मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम इससे किसी ने बोला कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए हम निकालेंगे जब हम इसको इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है, नहीं पता होती तो हम नहीं निकाल पाते ना। वही चीज़ हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके दोबारा से ये वो चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि रूल्ड लॉ ये होता है कि पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब डॉल्टन लॉ भी ऐसे ही रिलेट करता है। ठीक है, डॉल्टन लॉ पी वाई क्या होता है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं उनको हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई ए से। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा डॉल्टन लॉ। जब रूल्ड लॉ को जब इक्वली में रखेंगे, जब आमने सामने रखेंगे तो हम देखेंगे वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दैट इज रूल्ड लॉ इज इक्वल टू डाल्टन लॉ। ठीक है, दैट इज पी ए एक्स ए इक्वल्स टू वाई ए एंड पी टी। वाई ए यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ये जो जितनी भी इक्वेशंस है ये हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी बात, किसकी बात, रूल्ड लॉ की। ठीक है, ना अभी हमने पढ़ा था रूल्ड लॉ, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, हम वेपर की फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उनको फाइंड करना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें तो पहले रूल्ड लॉ लगाएंगे, जो जो हमने इसकी में बातें पढ़ी थी। तो वी सब्स्टिट्यूट पी एंड पी वी अकॉर्डिंग टू रूल्ड लॉ। ठीक है, रूल्ड लॉ में हमें पता था कि हम रूल्ड लॉ और डाल्टन लॉ अभी हमने निकाला था, दोनों को इक्वल में रखा था, तो हमने देखा था वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसकी प्योर फॉर्म वाला फॉर्मूला पी ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी। ठीक है, इक्वल्स टू वाई ए पी टी। ठीक है, ये निकाला था। अब ऐसे ही बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, बी के लिए भी हो जाएगा। और हमें पता है कि एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, ये चीज़ हमें पता थी। ठीक है, अब इसकी जो ये चीज़ अभी हमने सपोज़ की थी, सपोज़ नहीं की थी, जो अभी हमने रूल्ड लॉ में निकाली थी वो चीज़ देखो यहाँ पे अभी हम रख देंगे। एक्स ए की जगह देखो, एक्स से इससे निकालेंगे तो हमें मिलेगा वाई ए पी टी अपॉन पी ए, क्योंकि यहाँ पे पी ए के साथ एक्स है, एक्स से बाहर चला जाएगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम एक्स ए की वैल्यू रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू रखेंगे, प्लस में और आगे में क्या इक्वल में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो देन वाई ए पी ए। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि पी टी कॉमन है, तो पी टी यहाँ से टोटल प्रेशर, ये देखो ये कॉमन है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसका जब हम पूरा करेंगे तो उसके बाद हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी, दैट इज वाई ए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट अपॉन पी ए। ठीक है, देन वाई वी अपॉन पी वी। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी। ये हमारे पे क्या आ जाएगा, टोटल क्या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, लॉ फॉर वेपर प्रेशर, रूल्ड लॉ फॉर वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना हमने समझा, इसमें कुछ नहीं था, जो जो हमने रूल्ड लॉ में पढ़ा था वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, कुछ भी न्यू नहीं किया इसमें बस। ठीक है, जो जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसी चीज़ को अप्लाई किया। नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी जो ग्राफिकल रूल्ड लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, जैसे देख रहे हो। ठीक है, ऐसी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 to 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स ए में बोल रहा है कि वो इतना है। ठीक है, एक्स ए में इतना है, तो एक्स बी तो इसका अपोजिट होगा ना, तो एक्स बी में 0 से 1 है, तो ठीक है यहाँ से अपोजिट हो गया। जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो इसका जो हम पी वी का ग्राफ, यहाँ ये क्या होगी, इसकी प्योर स्टेट हो गई है। ठीक है, और जब यहाँ से जब ये देखो यहाँ पे ये इस अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इसके अपोजिट ही एक्स भी जाएगा। ठीक है, एक्स भी जाएगा, क्यों जाएगा वो अभी हमने रूट लॉ में पढ़ा था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे इसकी प्योर स्टेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पीवी। ठीक है, और इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा, टोटल प्रेशर।
तो इट इज़, ये था हमारा रूल लॉ का ग्राफ। ये हमें एग्ज़ाम में बना के ही आना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है। इससे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आप जितना एक्स्ट्रा लिखोगे, ठीक है, जितना अच्छा इंप्रेसिव लिखोगे उतने अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसीलिए ये ग्राफ अच्छे से समझो, इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ो, ठीक है, तो आपको इजीली आ जाएगा। और ये ग्राफ तो एग्ज़ाम में बना के ही आना है, ठीक है। आइए, हमने पढ़ लिया, इतना कवर कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है।